नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। गांधी की मुस्लिम परस्ती से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। पहले भी मैंने इस पर एक विस्तृत एपिसोड बनाया था जो बहुत पसंद किया गया था, लेकिन आज हम बात करेंगे कि गांधी ने कब और क्यों भारतीय फ़ौज को मुसलमानों के टॉयलेट साफ करने को कहा था। जी हाँ, भारत बंटवारे के बाद देश में दंगे फैल गए थे। गांधी उस समय दिल्ली में ही रुके हुए थे। दंगों का सारा दोष गांधी हिंदुओं को देते थे, क्योंकि उनके अनुसार हिंदुओं को अहिंसा परमो धर्मः का मंत्र याद रखना चाहिए था, जबकि मुसलमानों को गांधी हमेशा से निर्दोष मानते आए थे। उनके लिए अत्याचार या मार काट को हिंदुओं को सहन करने और बर्दाश्त करने की वो हमेशा नसीहत देते रहे थे। इन दंगों के दौरान दिल्ली में शरणार्थियों के लिए कैंप लगाए गए थे, जिनमें पाकिस्तान से आए हिंदू और सिख शरणार्थी रह रहे थे। ऐसा ही एक कैंप था मुसलमानों के लिए, जिसमें वो मुसलमान रहते थे जिन्हें दंगों में अपना घर छोड़ना पड़ा था। यह कैंप दिल्ली के पुराना किले में बनाया गया था। उस क्षेत्र में बनाया गया था ये कैंप। 13 सितंबर 1947 को गांधी ने इन शरणार्थी कैंपों का दौरा किया। जब वो पुराना किला के मुस्लिम कैंप में पहुंचे तो वहाँ की गंदगी देखकर वो विचलित हो गए। जगह जगह गंदगी के ढेर और मल मूत्र पड़ा हुआ था। ठीक से चलने फिरने की जगह भी नहीं थी। गांधी ने अपने जीवन में इतनी गंदगी, इतना फैला मलमूत्र और गंदगी पहले कभी नहीं देखी थी। तो 14 सितंबर यानी दूसरे दिन गांधी ने अपनी प्रार्थना सभा में जो भाषण दिया वो गांधी वाङ्मय के खंड 89 में प्रकाशित हुआ है। आपको बता दें कि संपूर्ण गांधी वाङ्मय सरकार के देखरेख में 38 साल के रिसर्च के बाद तैयार की गई एक श्रृंखला है, जिसमें 100 से अधिक खंड हैं। इसमें लिखा है कि गांधी ने 14 सितंबर की प्रार्थना सभा में कहा, कल मैं मुस्लिम कैंप गया था। वहाँ जितनी गंदगी है वह मैंने पहले कभी नहीं देखी। इन कैंपों में इतनी बदबू, इतनी ज़्यादा गंदगी है, इसे साफ क्यों नहीं करते? मुझे बहुत दुख हुआ। वहाँ इतने सिपाही हैं, इतनी फौज लगी है, वे ये गंदगी को बर्दाश्त क्यों करते हैं? कैसे करते हैं? पुलिस और फौज वाले कहेंगे कि हमारा काम टॉयलेट व गंदगी साफ करना नहीं है, बल्कि बंदूक चलाना है। हम यहाँ सुरक्षा के लिए तैनात हैं। वो ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि सभी दिल्ली पुलिस व सेना के जवानों के हाथ में कुदाल और फावड़ा होना चाहिए, जिससे वह वहाँ की गंदगी साफ करें। उनका सबसे पहला काम सफाई का होना चाहिए। तो गांधी को लगता था कि मुसलमानों के कैंप में फैले मल मूत्र व गंदगी को सेना व पुलिस के जवान साफ करें, उन्हें साफ करना चाहिए। जबकि गांधी ने वहाँ मुसलमानों को भी डांटा था और साफ सफाई से रहने की हिदायत भी दी थी। उन्होंने यह भी कहा था कि हिंदू शरणार्थियों के कैंप में भी मैं गया था, वहाँ संख्या ज़्यादा थी, फिर भी इतनी गंदगी फैली हुई नहीं थी। लेकिन उसी प्रार्थना सभा में गांधी ने हिंदू कैंपों के बारे में कहा, वो जरा ध्यान से सुनिए, कि पाकिस्तान से आए जो हिंदू हैं, क्या हम उन्हें कुएं में डाल दें? हमें पता है कि आप दुखी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप झाड़ू न लगाएं, साफ सफाई न करें। यह चलने वाला नहीं है। आपको सफाई करनी है, हम आपको खाना देंगे, पानी देंगे, लेकिन कोई सफाई कर्मचारी नहीं देंगे। इस मामले में मैं बहुत कठोर हृदय का हूँ। मतलब साफ था कि हिंदुओं को कोई सफाई कर्मचारी नहीं दिया जाएगा, जबकि मुस्लिमों के कैंप की सफाई सेना और पुलिस के जवान करेंगे। लेकिन गांधी का तुष्टीकरण यही समाप्त नहीं हुआ, बल्कि और निम्नतम स्तर पर चला गया।
जब मुस्लिम कैंपों में फैली गंदगी की वजह से वहां महामारी का खतरा मंडराने लगा, तब मेरठ से कुछ सफाई कर्मचारियों को वहां सफाई के लिए बुलाया गया। इसका विस्तृत वर्णन महात्मा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी प्यारे लाल नैयर ने अपनी किताब महात्मा गांधी पूर्ण आहुति में किया है। नैयर लिखते हैं कि पुराना किला में मेरठ से कुछ सफाई कर्मचारी आए थे, लेकिन वहाँ की हालत ऐसी थी कि उन्होंने वहाँ सफाई से मना कर दिया। दरअसल वहाँ गंदगी भी थी और असुरक्षा भी थी, क्योंकि अनेक मुसलमानों के पास बंदूकें और हथियार थे, जिन्हें देखकर मेरठ के कर्मचारी भाग खड़े हुए। इस बात से गांधी बहुत निराश हो गए। फिर उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक दल बनाया। उनसे कहा कि यदि आप वहां जाकर साफ सफाई करेंगे तो कैंप के अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे, आपकी कद्र करेंगे, और यदि आप वहां मारे भी गए तो आप सर्वोच्च यश के भागी होंगे और मैं आपको बधाई दूंगा। गांधी के तुष्टीकरण की पराकाष्ठा देखिए कि जब कहीं बात नहीं बनी तो उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सफाई के लिए लगा दिया। मरने मारने की बात क्यों आई? मरने मारने की बात इसलिए आई कि दिल्ली पुलिस में उस समय बहुत से मुस्लिम सिपाही थे जो दंगों के बाद अपने हथियार सहित ड्यूटी छोड़कर भाग गए थे। इनमें से कुछ सिपाही पुराना किला कैंप में रह रहे थे, साथ में अन्य मुस्लिमों के पास भी काफ़ी हथियार थे। नैयर के अनुसार ऐसी आशंका व्यक्त की गई थी कि ये छापामार युद्ध करके दिल्ली की गद्दी को हथियाने की कोशिश करने वाले हैं। इस पर जब सरकार ने इन कैंपों में छापा डलवाया तो बहुत से स्टेन गन, मोर्टार, गोला बारूद, राइफल्स आदि बरामद हुए। जामिया व अन्य क्षेत्रों में भी बड़े स्तर पर हथियार जमा किए गए थे। 1 अक्टूबर 1947 को गांधी ने अपनी प्रार्थना सभा में खुद भी यह कहा था कि मुझे पता है मुसलमानों के पास हथियार हैं। पुलिस ने कुछ हथियार जब्त भी कर लिए हैं, लेकिन सारे हथियार जब्त करना संभव नहीं है। मुसलमान यदि भारत से लड़ना नहीं चाहते तो वो वफादार बने और सारे हथियार पुलिस को सौंप दें। गांधी के बार बार कहने पर भी मुसलमानों ने हथियार नहीं डाले। इसके बावजूद गांधी ने कहा, प्रार्थना सभा में आगे कहा कि सेना व पुलिस के जवान आज रक्षक की जगह भक्षक बन गए हैं। ऐसी शिकायत मुझे मिल रही है। मैं कहना चाहूँगा कि अंग्रेज़ों का ज़माना चला गया। अब देश में उन्हें मुसलमानों का दुश्मन नहीं बनना है, उन्हें मुसलमानों की रक्षा करनी चाहिए। मतलब कि सेना टॉयलेट साफ करे उनका, लेकिन उनके खिलाफ उपद्रव में कोई भी एक्शन न ले, न उनकी गोलियों का कोई जवाब दे। अब आप सोच सकते हैं गांधी की मानसिकता का स्तर। ऐसे दोहरे और विकृत चरित्र वाले व्यक्ति को बापू और महात्मा जैसे शब्दों से भारत में ही नवाजा जा सकता है। फिलहाल गांधी के ऐसे अनंत सच हैं जो कभी सामने नहीं आए, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।